ये है iQOO Neo 10 और जिस प्राइस पे ये आ रहा है ये काफी प्रॉमिसिंग डिवाइस है और इसे लॉन्च हुए को भी काफी टाइम हो गया है। तो 1-1.5 महीने बाद इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आखिर ये फोन कैसा है, आपको इसे कंसिडर करना है या नहीं। शुरुआत हम इसकी परफॉर्मेंस से करते हैं। अब ऑफर्स के बाद ये एक 30,000 का फोन है और मेरे पास 512 GB वाला वेरिएंट है, तो उस हिसाब से जज करना। परफॉर्मेंस के लिए आपको इसमें स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 मिलता है। इसके साथ LPDDR5X अल्ट्रा रैम, जिसकी रैम मैनेजमेंट भी काफी सॉलिड है, उसमें कोई इशू नहीं है, एंड UFS 4.1 स्टोरेज। बस इसके 128 GB वाले वेरिएंट में UFS 3.1 मिलेगा। तो अगर आप बहुत हैवी गेमिंग नहीं करोगे तो वो ले लो, नहीं तो 256 GB की तरफ जाओ। अब बेंचमार्क्स की साइड देखें तो इसका AnTuTu बैलेंस्ड मोड में 1.9 मिलियन आता है और मॉन्स्टर में 2 मिलियन प्लस चला जाता है। और इसके GPU स्कोर्स तो काफी प्रॉमिसिंग है, क्योंकि 8S Gen 4 में 8 एलीट वाला ही GPU आर्किटेक्चर यूज हुआ है। इसके बाद Geekbench के स्कोर्स बैलेंस्ड और मॉन्स्टर दोनों में ही सिमिलर सही है, उल्टा बैलेंस वाले अच्छे हैं। 3D मार्क की बात करें तो बैलेंस्ड मोड में 98% स्टेबिलिटी आ रही है एंड इंडिविजुअल लूप स्कोर भी ठीक ही है, लेकिन जैसे इसको मॉन्स्टर पे रन किया तो इसकी स्टेबिलिटी 59% पे ड्रॉप कर जाती है। लेकिन फिर वही है, आपको परफॉर्मेंस भी बेटर मिलेगी। CPU थ्रॉटलिंग ग्राफ के रिजल्ट्स बैलेंस्ड और मॉन्स्टर मोड में सही आए हैं। 82% और 85% स्टेबिलिटी अच्छी होती है। अब ये सारे नंबर्स देखने में ठीक है और ये चीज आपको गेमिंग में भी दिखती है, जिसकी प्रॉपर रिपोर्ट ये रही। ओवरऑल गेमिंग को सम अप करें तो सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा जा रहा है। हालांकि पॉलीकार्बोनेट बॉडी है तो हाथों पे ये हीट उतनी फील नहीं होती। क्रॉस चेक करने के लिए मैंने वुदरिंग वेव्स को बैलेंस मोड में चेक किया तो टेम्परेचर थोड़ा कम तो हुआ है। BGMI में 120 FPS आपको मिलते हैं, लेकिन इसमें मेरा FPS मॉनिटर सही से काम नहीं कर रहा, वो 90 पे लॉक्ड है। और एक चीज, अगर आप फ्रेम इंटरपोलेशन ऑन करो तो ये 72 हर्ट्ज दिखाता है, क्योंकि उस टाइम ये नेटिव FPS को कम कर देता है और सॉफ्टवेयर से डबल कर देता है। सो 72 × 2 144 आ जाता है। गेमिंग में अगर आपको बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इसमें गेमिंग सुपर रेजोल्यूशन वाला ऑप्शन भी ऑन कर सकते हो। गेम से बाहर निकलें तो डे टू डे यूजेज में मेरे को कोई जिटर फील नहीं हुआ, सब कुछ स्मूथ चलता है, ऑलमोस्ट सारे टास्क ये आपके हैंडल कर देगा। इसके बाद हम इसके स्ट्रॉन्गेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि बैटरी को देखते हैं। तो यहाँ एक 7000 mAh की बैटरी है, जो कि नंबर से ही दिख रहा है कि एक दिन से ज्यादा तो चलनी ही है। SOT की बात करें तो डे 1 सारा मोबाइल डेटा पे है और मेरे को 9.5 घंटे का SOT मिला है एंड मोस्टली इसमें कंटेंट देखा गया है और थोड़ा बहुत कैमरा यूसेज है। एक और देखे तो 7 घंटे का SOT ऑलरेडी हो गया है, जिसमें मोस्टली फोन डे टू डे यूजर की तरह यूज हुआ है, रैंडम एप्स, एंड अभी भी इसमें 24% बैटरी बाकी है, तो इसकी बैटरी लाइफ से आपको शिकायत नहीं होगी। अब जितनी देर ये बैटरी चलती है उतनी ही जल्दी ये चार्ज भी हो जाता है, क्योंकि आपको बॉक्स के अंदर 120 वॉट का अडेप्टर मिलता है। तो ये 4% से 50% जाने में 18 मिनट्स लेता है और 50% से 100% 21 मिनट्स के अंदर, यानी कि टोटल चार्जिंग टाइम हुआ अराउंड 40 मिनट्स। तो बैटरी बैकअप भी अच्छा है और चार्जिंग भी सॉलिड है। अब हम फोन के बेसिक्स देखते हैं। इसका डिजाइन देखें तो ये फोन दूर से दिखने पे टिपिकल iQOO फोन वाली फीलिंग देगा, क्योंकि डिजाइन सिमिलर है। फोन का साइज थोड़ा बड़ा है तो आपको इसे यूज करते वक्त दोनों हाथों का यूज करना पड़ेगा, लेकिन बैक का डिजाइन एजेस से कर्व्ड है तो ये हाथों में कंफर्टेबल बैठता है। और ये 2 कलर्स में आता है, इन्फर्नो रेड एंड टाइटेनियम क्रोम, जिसमें से मुझे मेरे वाला ये टाइटेनियम क्रोम ही पसंद है। दूसरा थोड़ा फंकी है, मेरे टाइप का नहीं है, आपको पसंद आ सकता है। फोन पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आता है, लेकिन इतना यूज करने के बाद मेरे को एज सच कोई दिक्कत नहीं लगी। हालांकि मेटल होना प्रीमियम होता है, लेकिन फिर ये फोन और भारी हो जाता। अभी भी ये 210 ग्राम्स का है। ड्यूरेबिलिटी साइड पे देखें तो फ्रंट पैनल पे इनका शॉर्ट सेंसेशन UV प्रोटेक्शन आता है और iQOO मोस्टली अपने फोन्स में यही यूज करता है। अब प्रोटेक्शन जो भी हो, आपको एक टेम्पर्ड ग्लास लगा लेना चाहिए। IP रेटिंग अब 15,000 वाले फोन्स में भी IP68, 69 वाली आने लग गई है, लेकिन iQOO यहाँ पे IP65 दे रहा है, जो कि डेफिनेटली बेटर हो सकती थी। बाकी रेटिंग कुछ भी हो, आपको पानी में डुबाना नहीं है, क्योंकि वारंटी नहीं मिलती। इसके बाद इन्होंने USB 2.0 पोर्ट यूज किया है, जिसके कारण आप डिस्प्ले आउटपुट नहीं ले सकते और आपको अच्छी ट्रांसफर स्पीड्स भी नहीं मिलेगी। ज्यादा लोगों के लिए मैटर नहीं करता, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। बट इन्होंने IR ब्लास्टर दिया है, तो आप इसे रिमोट की तरह यूज कर सकते हो, और NFC भी है, तो ये चीज काफी लोगों के काम आएगी। डिस्प्ले को देखें तो ये एक 6.78 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन वाली 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है। अब ये 144 हर्ट्ज कुछ गेम्स में ही सपोर्ट करती है, नॉर्मली 120 हर्ट्ज पे चलता है। स्मार्ट स्विच पे रखोगे तो मेनली सारी एप्स 90 हर्ट्ज पर चलती है, बाकी आप सभी को फोर्स करके 120 हर्ट्ज भी कर सकते हो। कलर्स और ट्यूनिंग की बात करें तो वो ओवरऑल बहुत बढ़िया है, काफी पंची वाइब्रेंट कलर्स ये प्रोड्यूस करता है और कोई बिना फालतू की ओवर शार्पनेस भी नहीं है। कलर एक्यूरेट डिस्प्ले है, तो आप फोटो एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो। बेजल्स यहाँ पे पतले हैं, बस चिन तीनों साइड से थोड़ी सी बड़ी है और इसकी आउटडोर विजिबिलिटी भी परफेक्ट है, क्योंकि इसमें 2000 निट्स की HBM ब्राइटनेस दे रखी है, तो सनलाइट में रीडेबिलिटी आपको बढ़िया मिल जाएगी और अंधेरे में भी आपको फ्लिकरिंग वाली दिक्कत फील नहीं होगी, क्योंकि 4320 हर्ट्ज की PWM डिमिंग दे रखी है, जो कि काफी ज्यादा है। अगर आपकी आईज सेंसिटिव है तो आप कंफर्टेबल रहोगे और आपको YouTube और Netflix में HDR का सपोर्ट मिलता है। और इसी डिस्प्ले में नीचे पाताल में हमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जो सही काम करता है, फास्ट है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन का मेन आइडिया मैंने आपको दे दिया है। इसके साथ इस पे एक स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ आता है, तो आप कुछ दिनों तक उससे काम चला सकते हो। अब कंटेंट देखने में डिस्प्ले के साथ ऑडियो का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो स्पीकर्स वैसे तो अच्छे हैं, लाउड तो ये है, बाकी आप इसकी वॉल्यूम को 200% या 300% तक इंक्रीज
इंक्रीज भी कर सकते हो, लेकिन 300% पे आवाज थोड़ी बहुत मफल करती है। और अगर आप कोई पॉडकास्ट वगैरह देखते हो तब तो ठीक है, क्योंकि काफी ट्रेबल फोकस्ड आवाज है इसकी। बट हाई-रेज ऑडियो का सपोर्ट आपको इसमें मिलेगा, LSDC और LDAC ये सपोर्ट करता है। बाकी कॉल क्वालिटी एकदम सही है, ईयरपीस से आवाज अच्छी आ जाती है, वहां कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। और इसमें कोई फिजिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं है, तो वो आपके कैमरा से डिटेक्ट करता है, बट ये काम सही करता है और हमें उसी से मतलब है, फिजिकल हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। इसके बाद अगर हम इसके कैमरास को देखें तो यहाँ आपको एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दे रखी है। मेन सेंसर से डे लाइट में डिसेंट फोटोज आ जाती है। कलर रिप्रोडक्शन थोड़ा वाइब्रेंट साइड पे है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट विविड मोड को ही ऑन रखता है। डायनामिक रेंज मेरे को ठीक लग रही है, बस थोड़ा सा कभी कभार व्हाइट बैलेंस ऑफ हो जाता है। ह्यूमन शॉट्स में स्किन टोन ये थोड़ी ब्राइट करता है, बट ये ऐसे बुरा नहीं लगता। और बाय डिफॉल्ट इसमें स्किन सॉफ्टनिंग जैसा कुछ ऑन होता है, तो इसको आप ऑफ कर देना। अल्ट्रा वाइड शॉट्स 8 मेगापिक्सल से जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो, ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है। हालांकि मेन लेंस से कलर हल्का फुल्का सा ही डिफरेंट है, मेजर फर्क नहीं है। बस इसमें मेन के कंपैरिजन में शैडोज में डिटेल्स थोड़ी कम है। पोर्ट्रेट के लिए यहाँ कोई डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस नहीं है, तो ये 1x, 1.5x और 2x डिजिटली पोर्ट्रेट्स ले सकता है और वो ठीक दिखते हैं। बैकग्राउंड फोरग्राउंड अच्छे से बैलेंस्ड भी है। स्किन टोन्स की हैंडलिंग अभी भी थोड़ी फेयर साइड में है और हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बूस्ट करता है, यानी कि थोड़ा सोशल मीडिया रेडी आउटपुट आता है। डिजिटली आप इसमें 10x तक जूम कर सकते हो, एंड भले ही ये डिजिटल जूम है, इसके रिजल्ट्स फिर भी यूजेबल है। सेल्फी की बात करें तो डिटेल्स अच्छी हैं, डायनामिक रेंज भी काफी सॉलिड है, बस कभी कभार थोड़ा HDR मिस हो जाता है। मोस्टली इट्स गुड। इवन सेल्फी पोर्ट्रेट्स भी मेरे को पसंद आए हैं। बैक कैमरा इसका 4K 60 FPS तक सपोर्ट करता है, एंड वीडियो क्वालिटी इसकी ठीक है, कलर्स सही आ जाते हैं, एंड इवन स्टेबलाइजेशन भी अच्छी दे रखी है। ऐसे तो आप फ्रंट से भी 4K 60 FPS तक जा सकते हो, लेकिन इसकी स्टेबलाइजेशन सही नहीं है। बाकी सब सही है, कलर स्किन टोन सब ठीक है, लेकिन स्टेबलाइजेशन में दिक्कत है। नाइट मोड की बात करें तो यहाँ अननेसेसरी ब्राइटनेस नहीं है और डिटेल्स भी सही है। लाइट्स को सही से एक्सपोज कर रखा है, एंड इवन कलर मैनेजमेंट भी सही करा हुआ है। एंड ह्यूमंस को भी ये रात में ओवर एक्सपोज नहीं करता, कोई अननेसेसरी शार्पनेस भी नहीं ऐड करता। ओवरऑल कैमरा का क्रक्स निकालें तो मेरे को ये ठीक लग रहा है। नेक्स्ट UI की बात कर लेते हैं, और यहाँ मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, बट पहले अच्छी बातें बताता हूँ। वैसे तो इसका UI स्टेबल है, काम अच्छा करता है, ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशंस आपको अच्छे लगेंगे। सॉफ्टवेयर फीचर्स इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन AI इन्होंने डाला है। जैसे गैलरी वाले जितने भी AI फीचर्स होते हैं, AI फोटो एनहांस, फोटो से टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, AI इरेज, AI रिमूवल, ये सब दिया है। और गैलरी एडिट में आपको एक बहुत काम का फीचर मिलता है, जिसमें आप फोटो का रेजोल्यूशन या क्वालिटी कम ज्यादा कर सकते हो। वो होता है ना, कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स में होता है कि आप 100 KB से ज्यादा की फोटो नहीं डाल सकते, तो वहां ये काम आ जाएगा, आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके नहीं करना पड़ेगा। नोट्स में भी AI है और कॉल ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्ट्स जैसे फीचर्स भी अवेलेबल है। अब मुझे इसमें क्या दिक्कत दिखी है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें थर्ड पार्टी एप्स भी आपको मिलेंगे, हालांकि आप सभी को अनइंस्टॉल कर सकते हो, या इंस्टॉलेशन के टाइम पे अनचेक कर दोगे तो ये इंस्टॉल होंगी ही नहीं। ऐप स्टोर की नोटिफिकेशंस और लॉक स्क्रीन पोस्टर को भी आपको बंद करना पड़ेगा। जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो तो वो चेकिंग के नाम पे ऐड दिखाने वाली स्क्रीन भी आती है, और इसे बंद करने का मेरे को कोई ऑप्शन मिला नहीं है। इसके अलावा नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम देखते टाइम भी मेरे को एक बग नोटिस हुआ। जब भी आपका फोन डार्क मोड में हो और आप OTT देखते हुए नोटिफिकेशंस देखोगे तो वो लाइट मोड में दिखते हैं, और इवन इन जनरल भी डार्क मोड की विजिबिलिटी का कुछ तो इशू है। ऑल्दो ये छोटे मोटे इश्यूज हैं, अपडेट से फिक्स हो सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन पैनल और लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन जैसी चीजें भी अभी बेसिक है। बाकी अगर आप एक बेसिक यूजर हो जिसको इस सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, तो UI स्टेबल है। और iQOO का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो इनके अपडेट्स ऑन टाइम आते हैं, और इसमें भी इन्होंने 3+4 इयर्स के अपडेट्स प्रॉमिस किए हैं। हैप्टिक्स की बात करें तो ये फोन सही एक्सपीरियंस देता है, मतलब जो टाइपिंग है वहां सॉफ्ट फीडबैक आता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो मेरे को वो सही लगी है। वैसे आजकल जियो के हाल ही खराब है, तो वो इसकी गलती नहीं है। VoNR का सपोर्ट भी है, 16 5G बैंड्स भी है, तो नेटवर्क से आपको दिक्कत नहीं होगी। वाईफाई वर्जन 7 और ब्लूटूथ 5.4 भी है। ओवरऑल इसके स्पेक्स और एक्सपीरियंस को देख के अगर आप इसके सॉफ्टवेयर की छोटी मोटी दिक्कतों को इग्नोर कर सको, तो ये फोन अपने प्राइस सेगमेंट में ओवरऑल काफी बढ़िया है। आगे प्राइम डे सेल भी आ रही है, तो आपको ये सस्ता भी पड़ेगा, तो आप कंसीडर कर सकते हो। बाकी दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।